हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे जो है पीजीटी का पेपर डिस्कस करूंगा, इकोनॉमिक्स का 2013 का। और जो हुआ था, ठीक है, इसमें डेट मेंशन नहीं है। ये जो मेरे को क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हुआ है, तो कुछ व्यूवर्स की डिमांड है कि टीजीटी और पीजीटी के कुछ क्वेश्चन पेपर्स जो हैं अवेलेबल करवा दीजिए। एक्चुअली क्या है कि इस समय पे जो मेरे को क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हुए हैं, ये मार्केट में पब्लिश भी जो है होने बंद हो गए हैं। और मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर्स इस समय अवेलेबल हैं वो सन 2000 से अवेलेबल हैं मेरे पास, है ना। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं और 2013 तक के मेरे पास में क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं। इसके बाद के भी कुछ क्वेश्चंस मेरे पास अवेलेबल हैं, तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो ये जो एक्चुअली बड़ी मुश्किल से मेरे को अवेलेबल हो पाए हैं, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है, तो मैंने फिर भी कोशिश करी है आप लोगों के लिए टीजीटी और पीजीटी के जो वैकेंसीज आई हैं यूपी की, तो उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस का कलेक्शन कर रहा हूं। तो काफ़ी व्यूवर्स की डिमांड है कि सर प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन पेपर अगर मिल जाते हैं तो एक तरीके से हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक तो उसका ये है कि सारे ही उसमें सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं, दूसरा एक आइडिया हो जाता है कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे। अब चाहे क्वेश्चंस पुराने हो या नए हो, क्वेश्चंस तो देखिए क्वेश्चंस ही होते हैं। और ये जो क्वेश्चंस काफ़ी मतलब अच्छे हैं, इन्हें ये भी नहीं हम कह सकते कि बहुत जो है ये टफ क्वेश्चन है या बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ठीक ठीक क्वेश्चन है, तो इसको हम स्टडी करेंगे। तो इससे पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा, क्योंकि मेरे इस पर आपको प्लेलिस्ट में 62,000 से ज़्यादा MCQs मिलेंगे। और पीजीटी टीजीटी की आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, तो उसमें बहुत सारी प्लेलिस्ट में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड भी मिलेंगे, एनटीए नेट से रिलेटेड भी मिलेंगे, ठीक है। ये जो एक्चुअली थोड़ा सा ये आप देख रहे हो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा। एक्चुअली ये जो बुकलेट मेरे को मार्केट से अवेलेबल हुई है, बड़े ही रफ क्वालिटी के पेपर पर छपी हुई है, ठीक है। तो प्रयास मेरा रहेगा तो आप इसको देखते रहिएगा, और मैं जो है आपको जितना कोशिश हो सकता है क्लियर करने की, मैंने उतना कोशिश किया है। इसको स्कैन करके जो PDF फाइल बनाई है, तो आपको सिर्फ हिंट चाहिए कि क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं और उसके आंसर क्या है। तो इसमें विद एक्सप्लेनेशन दे रखी है। अगर आपको इसमें डिटेल में पढ़ना हो तो आप इसको पॉज करके डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है व्यूवर्स। पैटर्न आपको पता ही है कि 125 क्वेश्चन आते हैं, तो 125 क्वेश्चन इसमें दिए हैं। तो मैं सीधा क्वेश्चन और आंसर पे फोकस करूँगा, ठीक है। नीचे ये जो आप देख रहे हो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, स्रोत दे रखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था, ऑथर का नेम दे रखा है कि SN लाल, और प्र मतलब के प्रश्न नंबर, ठीक है ना, 1:4, या कोई पॉइंट्स में बुक दे रखी होती है, ठीक है। तो ये आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, तो आप पोस्ट करके इसको देख सकते हैं। तो मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा, इसकी में एक मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, ठीक है ना, पीजीटी इकोनॉमिक्स सोल्ड पेपर के नाम से। तो वहाँ पर सारे आपको प्रीवियस ईयर के इकोनॉमिक्स के मिलेंगे, और कॉमर्स की भी एक अलग से मैं बना रहा हूँ, तो कॉमर्स के भी आपको मिलेंगे, ठीक है व्यूअर्स। चलिए डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित संभावित अनुपातों में से किसी देश के लिए कौन सी पूंजी उत्पादन दर सर्वाधिक लाभदायक होगी? तो वो होगी ऑप्शन नंबर डी, 3:1। आगत निर्गत विश्लेषण संबंधित है, तो वो संबंधित है ऑप्शन नंबर डी, लियोन तीफ से रिलेटेड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि गिफिन वस्तु के लिए एंजिल वक्र। देखिए गिफिन वस्तु के लिए एंजिल वक्र जो होता है वो एक ऋणात्मक ढाल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट है। क्वेश्चन 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आय की असमानताओं को नहीं मापता है? तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है कि प्रति व्यक्ति आय,
ठीक है। प्रति व्यक्ति आय जो है वो एक आय की असमानताओं को नहीं मापता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इस पेज पे कुछ क्लियर हुआ है। मैं बता रहा हूँ कि रफ क्वालिटी है बिल्कुल, जो भी मेरे को पेपर्स अवेलेबल हुए हैं, और फ़ॉन्ट साइज़ भी एक्चुअली बहुत छोटा है, तो इस वजह से थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा इसके लिए कि जो मेरे को अवेलेबल हो पाया, तो क्योंकि ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, कहीं भी क्वेश्चन पेपर बड़ी मुश्किल से अवेलेबल हो पाए हैं, है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक आय का स्रोत नहीं है? तो जो उपादान है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये सार्वजनिक आय का स्रोत नहीं होता। व्यय कर लगने का सबसे पहले सुझाव किस अर्थशास्त्री ने दिया था? वो दिया था ऑप्शन सी, एन कार्डोर ने, ठीक है, एन कार्डोर ने। चलिए 7 है, लेफर वक्र संबंध दर्शाता है। तो ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट है कि कम कर दरों और बड़ी आय, ठीक है। क्वेश्चन 8 कि चरक मापा जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है कि डेल्टा आई अपॉन डेल्टा सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कौन से भारतीय शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है? ये आपको पता होना चाहिए, कई कंपटीशन में आया है। भारत में जो मुंबई शहर है उसकी जनसंख्या सबसे अधिक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट है, ठीक है। 10, वर्तमान में भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर है। देखिए इसमें ऑप्शन दे रखा है रघुराम राजन, क्योंकि 2013 का क्वेश्चन पेपर है ना। एक्चुअली इस समय जो है वो श्री शक्तिकांत दास जी हैं, तो आपको नाम याद रखना है श्री शक्तिकांत दास जी का। जो क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं तो वो आप उसके अकॉर्डिंग ही तैयार करेंगे। आपको सिर्फ हिंट चाहिए कि अगर इस समय पे क्वेश्चन आता है तो आपको वहाँ श्री शक्तिकांत दास जी पे टिक लगाना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बैक वॉश इफेक्ट शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो वो किया ऑप्शन ए, गुरनाल मिड्रल ने। रेज रेखाओं पर श्रम पूंजी की सीमांत उत्पादकता होती है, तो वो होती है 0, ऑप्शन सी। स्मार्ट मुद्रा संबंधित है, ठीक है ना, कई बारी क्वेश्चन आया है। तो देखिए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों से संबंधित होती है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड दिया है तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। चलिए अब आपको इसमें मैचिंग करनी है, तो मैचिंग में मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसमें करेक्ट है, ठीक है। जो अमृत्य सेन है तकनीकी चुनाव के लिए, हर्षमैन है असंतुलित विकास के लिए, रोस्टोव है विकास के चरण के लिए, और जी मिड्रल है चक्रीय संचयी प्रक्रिया के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखिए, यहाँ पर जो है आपको आंसर भी दे दिया है, ठीक है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि नीली क्रांति संबंधित है, ठीक है ना। जो नीली क्रांति संबंधित है यानी कि ब्लू जो है आपका रिवॉल्यूशन, तो वो ऑप्शन नंबर सी से संबंधित है, एक्वाकल्चर, ठीक है। एक्चुअली नीली क्रांति एक्वाकल्चर से संबंधित है। जैसे वाइट जो है आपका रिवॉल्यूशन वो दुग्ध उत्पादन से है, जो गोल्ड रिवॉल्यूशन है वो आलू उत्पादन से है, सिल्वर क्रांति जो है वो अंडा से रिलेटेड है ना, भूरी क्रांति आपकी उर्वरक उत्पादन से रिलेटेड है, लाल क्रांति आपकी टमाटर से रिलेटेड है, ठीक है, गुलाबी क्रांति आपकी झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। तो ये आप एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हैं। बजट एक यंत्र है, ठीक है, तो बजट जो एक यंत्र है वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है कि राजकोषीय नीति का। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एनटीए नेट में भी आया हुआ है, ठीक है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है,
एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय, हेडक्वार्टर या हेड ऑफिस, तो वो है आपका मनीला में। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है, तो वो करता है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, ठीक है, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में, तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि जन्म दर व मृत्यु दर का जो अंतर है वो बढ़ जाता है। क्वेश्चन 20 कि वैश्विक मंदी पर किसने ग्लोबल क्राइसिस, रिसेशन एंड अनइवन रिकवरी पुस्तक लिखी है? तो ऑप्शन डी करेक्ट है, YV रेड्डी ने। आय की विषमताओं को कम करने में किस प्रकार का कर सहायक है? ऑप्शन बी प्रगतिशील कर। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के योजनागत व्यय के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन डी करेक्ट है, अवस्थापना के विकास पर व्यय। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमंडलीकरण का अस्त्र नहीं है? ऑप्शन सी कि सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। 2011 जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात प्रति हजार है, ठीक है। देखिए स्टार इसलिए यहाँ पर है क्योंकि कोई भी आंसर ठीक नहीं है इस समय, ठीक है। यदि अंतरिम आंकड़ों पर हम लिंगानुपात देखें, यानी कि 1000 पुरुषों के पीछे महिलाएं कितनी हैं, तो यह 940 होगा, ठीक है। और जबकि अंतिम आंकड़ों में लिंगानुपात जो है वो 943 है। तो इसमें एक्चुअली 943 दिया हुआ होना चाहिए था आंसर में आपके, है ना, वो नहीं दे रखा तो इसलिए स्टार का साइन बना रखा। तो आप याद रखिएगा अगर अब की बार क्वेश्चन आ जाता है तो। चलिए, ग्रेशम का नियम संबंधित है, ये आप सब जानते ही होंगे, मुद्रा पूर्ति से रिलेटेड है ना, कि बुरी मुद्रा जो है वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। तो ये मुद्रा पूर्ति से संबंधित है। नेक्स्ट है कि पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी प्रकाशित हुई थी। ये हुई थी 1936 में। मूल्यवर्धक टैक्स जो वेट है, वैल्यू एडिड टैक्स लगाया जाता है, अब तो ये खत्म हो गया है जब से GST आया है। तो ये उत्पादन और अंतिम चरण के बीच सभी चरणों पर लगाया जाता था, ठीक है। कौन सा युग्म या जो जोड़ा है वो सही नहीं है? देखिए ऊपर के सबसे पहले तो 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इन 3 को तो जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कि जो एग्जिम बैंक है उसे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक कहते हैं, है ना, आयात निर्यात का वित्तीयन। IDBI जो है वो एक औद्योगिक वित्त है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस, ठीक है। RBI जो है वो बैंकों का बैंक है, तो बिल्कुल ठीक है। FCI जो है वो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और यहाँ पर दे रखा है वाणिज्यिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता, ठीक है। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आना चाहिए था, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें आंसर आएगा। चक्रीय योजना की अवधारणा की वकालत अपनी पुस्तक इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग इन इट्स ब्रॉडर सेटिंग में किसने की? तो वो करी G. मिडरल ने। निम्नलिखित में से कौन एक गुणक के मान में रिसाव का कारण होगा? तो ऑप्शन डी इसमें सही है, आयात में वृद्धि। एकाधिकारी उस बाजार में बेचना चाहेगा जहां, ऑप्शन ए, कि मांग की लोच इकाई से अधिक होती है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। कौन सा राज्य शैक्षिक विकास सूचक में प्रथम स्थान पर है? केरल, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, केरल, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक वस्तु नहीं है?
तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिजली का घरेलू उपभोग, ठीक है। जो बिजली का घरेलू उपभोग है वो आपका जो है व्यक्तिगत है ना। चलिए ऑप्शन नंबर डी। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार निम्नांकित में से भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है? तो वो है आपका ऑप्शन ए बिहार। ये क्वेश्चन कई बारी कई कंपटीशन में आया है, ठीक है, बिहार। भारतीय रुपये को जो साइन है ना, जो आर कटा हुआ है, जो साइनस का चिन्ह का प्रारूप किसने दिया? ये दिया था डी उदय कुमार, है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, डी उदय कुमार। नेक्स्ट है 36। वास्तविक शेष प्रभाव दिया था। तो वास्तविक शेष प्रभाव दिया था AC पीगू ने, ऑप्शन नंबर सी। हवाला क्या है? हवाला जो है वो बी सही है कि विदेशी विनिमय का अवैधानिक लेन देन। क्राउडिंग आउट प्रभाव क्या है? क्राउडिंग आउट प्रभाव है ऑप्शन डी कि सरकारी व्यय में वृद्धि के प्रभाव से निजी व्यय में कमी होना, ठीक है। शून्य आधार बजट की अवधारणा दी थी, तो ये दी थी पीटर पायर ने। शून्य आधार बजट की जो अवधारणा दी थी वो पीटर पायर ने दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओकुन का नियम संबंध दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि बेरोजगारी और वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जब किसी देश की मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है तब ऑप्शन बी कि आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं, ठीक है। आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? तो ऑप्शन डी कि निर्धनता रेखा से नीचे लोगों की संख्या। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता, तो आप जानते ही होंगे सब लोग, ठीक है, 5 जून को। तरलता जाल की अवधारणा किसने विकसित की है? तो वो की है कीन्स ने। उपभोक्ता कब संतुलन में होगा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न संतुलन पाश का सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था ऑप्शन सी नेल्सन ने। निम्नलिखित में से किससे जैकब वाइनर का नाम संबंधित है? तो वो है ऑप्शन बी व्यापार की एकल साधन शर्तें। जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है? वो होता है उपभोग। नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? वो है 2011। निम्न में से कौन एक भारत में भूमि सुधार का अस्त्र नहीं है? ठीक है, वो है कृषि आगत। हिग्स का व्यापार चक्र का सिद्धांत आधारित है, तो वो है ऑप्शन डी गुणक और त्वरक की अंतःक्रिया पर। उपभोक्ता एक मनोवैज्ञानिक विचार है, इसलिए इसकी ऑप्शन बी गणना वाचक माप नहीं की जा सकती है। ठीक है, मांग का नियम बताता है, मांग का नियम बताता है ऑप्शन सी कि जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। यदि कीमतें बढ़ती हैं तो सार्वजनिक ऋण के प्रत्यक्ष वास्तविक भार ऑप्शन बी में
गिरावट आएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 55, स्टैगफ्लेशन क्या है? ठीक है, तो स्टैगफ्लेशन जो है ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो बिल्कुल सही है कि मुद्रास्फीति के साथ मंदी। ठीक है, स्टैगफ्लेशन एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें स्फीति तथा मंदी दोनों की स्थिति साथ साथ बनी रहे और इस स्थिति में अर्थव्यवस्था दोनों ही उच्च स्फीति और उच्च बेरोजगारी से ग्रस्त रहती है। ठीक है, स्टैगफ्लेशन को नियंत्रित करना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक, चलिए, सन 2014-15 बजट में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आवंटित किया गया था। ये 2014-15 का था। अब आपको जो है 2020-21 का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। उस समय पे था 1000 करोड़ रुपए। ठीक है, ग्रामीण बैंक और माइक्रो क्रेडिट संबंधित है। किससे? वो जो है बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, ग्रामीण बैंक और माइक्रो क्रेडिट। ठीक है, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस से संबंधित है। जनानकी संक्रमण सिद्धांत में जनसंख्या की आदर्श वृद्धि दर प्राप्त होती है, वो होती है तृतीय चरण में। इनमें से कौन ऋण शोधन की विधि नहीं है? वस्तु कर की। नरसिंहम कमेटी रिपोर्ट संबंधित है, ये है बैंकिंग क्षेत्र सुधार से। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। जो नरसिंहम कमेटी रिपोर्ट है वो बैंकिंग क्षेत्र सुधार से है। भारत में कर्मचारियों का महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार होता है, तो वो होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। देश की सकल घरेलू बचत में कौन सा क्षेत्र अधिकतम योगदान देता है? तो वो होता है घरेलू क्षेत्र। आर्थिक समृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का योगदान, तो ऑप्शन बी सही है कि बढ़ता है। ठीक है, लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला अर्थशास्त्री था, तो वो था शुम्पीटर। करारोपण का निम्न में से किस पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा? तो पड़ेगा आय के वितरण में असमानता कम करना। ऑप्शन सी। बंद अर्थव्यवस्था वह है जहां, ऑप्शन डी सही है कि न ही निर्यात होता है और न ही आयात हो रहा है। सेन का गरीबी सूचकांक, एक्चुअली पूरा नाम है इनका अमर्त्य सेन, है ना। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था, आपको पता होगा। तो अमर्त्य सेन का गरीबी जो सूचकांक है वो दिखाता है, तो वो दिखाता है गरीबों में सबसे गरीब। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसे व्यापार की दृश्य मदों में सम्मिलित किया जाता है? तो वो है वस्तुओं के निर्यात से आशय। चलिए, आईएस और एलएम विश्लेषण में आपको मुद्रा पूर्ति में वृद्धि का परिणाम होगा, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बताना, ये डायग्राम दे रखा है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट है कि एलएम वक्र का दाईं ओर खिसकना। ठीक है, कर संरचना में सुधार के लिए किस कमेटी का गठन हुआ था? चेल्लैया कमेटी का। भारत के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में नरेगा लागू हुआ, तो वो हुआ 1 अप्रैल 2008 को। जब राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटा दिया जाए तो अवशेष को कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्राथमिक घाटा। 2013 में मानव विकास रिपोर्ट में भारत की रैंक एचडीआई में है। देखिए, उस समय पे आई थी ये 136। ठीक है,
अब आपको 2021 में पेपर दे रहे हैं तो आपको कम से कम 2020 और 21 दोनों की कम से कम आप याद करके तैयार करके जाइएगा इस समय पे, है ना। उस समय पे थी 136। चलिए, MC उस बिंदु की AC के बराबर होती है जिस पर AC, अब आंसर बताना है आपको, तो वो होती है ऑप्शन बी कि अपने न्यूनतम स्तर पर होती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, तो वो थे भालचंद्र शुक्ल, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, भालचंद्र शुक्ल। कृषि वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो है नाबार्ड। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रस्ताव वक्र संबंधित है, तो वो संबंधित है ऑप्शन नंबर सी, एजवर्थ और मार्शल से संबंधित। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। तो डेट भी आपको इसमें याद रखनी है, यहाँ सिर्फ ईयर दे रखा है। 1935 तो सबको याद रहता है भाई, 1935 आपको 1 अप्रैल 1935 आपको याद रखना है, और जो इसका राष्ट्रीयकरण किया था वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, 1 जनवरी 1949 को इसको राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ठीक है। चलिए, और बैंकिंग जो वित्तीय वर्ष होता है 1 जुलाई से 30 जून तक होता है, ये भी आपको याद रखना है। आंतरिक व्यापार संबंधित है, तो वो संबंधित होता है शेयर बाजार से। तटस्थता वक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो वो किया था हिक्स ने। बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और लागत मूल्य पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद के बीच अंतर होगा, तो वो होगा ह्रास और निबल अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई? न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। देखिए, इसमें मैं आपको बता दूं, अगर तो यही क्वेश्चन है तो सेम आंसर आएगा आपका 1991। ठीक है, लेकिन अगर आपसे नई शब्द हटा दिया जाए, सिर्फ ये पूछा जाए कि भारत में आर्थिक नीति, ठीक है, कब अपनाई गई थी, तो आंसर आएगा 1948 में। ध्यान रखेंगे। दी एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल नामक पुस्तक लिखी थी, तो वो लिखी थी जे रॉबिन्सन ने। भारत में वस्तुओं के यातायात का मुख्य साधन है, तो वो है सड़क मार्ग। शिशु उद्योग तर्क का समर्थन किसने नहीं किया है? तो वो एडम स्मिथ ने नहीं किया। कौन सी समिति ने 1972 में अपनी रिपोर्ट में राज्यों द्वारा कृषि जोत कर लगाने का सुझाव दिया? वो दिया राज समिति ने। स्थानापन्न वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच है, तो वो होती है धनात्मक, पॉजिटिव। निम्नलिखित में से मौलिक रूप से कौन केंद्रीय बैंकिंग कार्य नहीं है? तो जो ऑप्शन डी है कि औद्योगिक विकास की उन्नति करता है ना, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए, टेबिन टैक्स लगाया जाता है, जो टेबिन टैक्स लगाया जाता है एक्चुअली वो विदेशी विनिमय के लेन देन पर लगाया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुनो, ये टोबिन एक्चुअली टेबिन नहीं है, टोबिन है ना। टोबिन टैक्स जो है वो विदेशी विनिमय के लेन देन पर लगाया जाता है। अच्छा, भारत का मुख्य खाद्यान्न है, तो वो है चावल। रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत किस मान्यता पर आधारित है? देखिए, तीनों ही मान्यता है कि पूर्ण रोजगार और पूर्ण प्रतियोगिता और कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। निर्मल ग्राम पुरस्कार संबंधित है, तो वो है संपूर्ण स्वच्छता अभियान से। भारत में वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो वो करता है भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी।
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक संस्थान स्थित है? तो वो स्थित है हैदराबाद में। ठीक है। एक एकाधिकारी अल्पकाल में उत्पादन बंद कर देगा यदि उसकी बिक्री कम है। औसत परिवर्तनशील लागत से, ऑप्शन नंबर सी, औसत परिवर्तनशील लागत से। कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल का प्रयोग कॉफ़ी उत्पादन के लिए करता है ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए वो है कर्नाटक। कर्नाटक एक ऐसा स्टेट है पूरे इंडिया में जो कॉफ़ी उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल का प्रयोग करता है। ठीक है। रिकॉर्डों का तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत आधारित है किस पर? मूल्य के श्रम सिद्धांत पर। आर्थिक सिद्धांत में स्टेरेसिस पैरिबस शब्द का प्रयोग बताता है। तो वो बताता है कि अन्य बातें स्थिर हैं। ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई? तो वो हुई हिल्डन यंग समिति। ठीक है, हिल्डन यंग समिति। और भारतीय स्टेट बैंक की जो स्थापना हुई थी वो भी आपको याद रखनी है कि 1 जुलाई 1955 को की गई थी, है ना। ईयर सबको याद रहता है 1955, बट डेट भी याद रखनी है, 1 जुलाई 1955। सामाजिक द्वैत का सिद्धांत प्रस्तुत किया किसने? J.H. बोके ने। भारत को अल्प विकसित देश कहा जाता है, तो उसकी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 2, 3 और 4। ठीक है, यानी कि तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण, कृषि पर आधारित निर्भरता के कारण और औद्योगिक प्रगति की मंद गति के कारण, तीनों ही रीजन है इसके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन, जिसे कि हम शॉर्ट में ओपेक बोलते हैं। ठीक है, तो सीधा ये भी पूछा जा सकता है कि ओपेक का मुख्य कार्यालय है ना, हेडक्वार्टर या हेड ऑफिस कहाँ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो वियना में है। ओपेक का हेडक्वार्टर जो है वो एक्चुअली वो वियना है, वियना नहीं है, वियना है। ठीक है, मानव पूंजी में विनियोग का संबंध है। तो देखिए शिक्षा पर व्यय से भी है, प्रशिक्षण पर व्यय से भी है और स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय से भी है। सही आंसर है उपयुक्त सभी। न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत में आय बढ़ने के पश्चात जनसंख्या बढ़ने का कारण है, तो वो है मृत्यु दर का कम होना। केंद्रीय सरकार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की निबल साख में वृद्धि दर्शाता है, तो वो दर्शाता है कि मौद्रीकृत घाटा। समावेशी विकास की अवधारणा का प्रयोग किस योजना में किया गया है? 11वीं पंचवर्षीय योजना में। अर्थशास्त्र की आवश्यकता विहीनता की परिभाषा संबंधित है, तो वो संबंधित है J.K. मेहता से। मार्शल लर्नर दशा के अनुसार अवमूल्यन सहायक नहीं होगा यदि आयात और निर्यात लोच का योग हो। ऑप्शन सी, इकाई से कम। प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए निम्न उपाय से कौन सा उपाय मौद्रिक नहीं है? ऑप्शन डी, आयात प्रतिबंध। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, तो वो हैं V.L. केलकर। ठीक है, चलिए, तो बल्कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं Y.V. रेड्डी जी, तो नाम याद रखिएगा, आ जाता है। 13वें के हो गए विजय केलकर जी और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हो गए Y.V. रेड्डी जी। भारतीय योजना आयोग के संबंध में, अब तो नीति आयोग हो चुका है, ठीक है, तो कौन सा वक्तव्य सही है? तो पुराना क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ऑप्शन डी, तीनों ही है, मतलब कि यह संविधान भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं है, इसके सदस्यों और उपाध्यक्ष का कोई निश्चित कार्यकाल
नहीं होता और सदस्यों को किसी न्यूनतम शिक्षा की जरूरत नहीं होती। ठीक है, चलिए देखिए नीचे एक्सप्लेनेशन में भी दे दिया गया है कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन कर लिया गया है। अब भारतीय योजना आयोग अस्तित्व में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक विकास में बाधक नहीं है? अनुकूल व्यापार की शर्तें। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण रोजगार की प्राप्ति में बाधक है? तो वो है गैर लोचशील ब्याज दर। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हिंदू वृद्धि दर का संबंध निम्नलिखित अर्थशास्त्री से है, तो वो है राजकिशन से संबंधित। ठीक है, 2013-14 के बजट में सेवा कर की दर को रखा गया था, तो वो रखा गया था 12%। काब डगलस उत्पादन फलन में उत्पादन के साधनों की प्रतिस्थापन लोच होगी, तो वो होगी ऑप्शन बी इकाई के बराबर। फर्म का मांग वक्र पूर्ण प्रतियोगिता के लिए ऑप्शन सी सही है, एक्स अक्ष के समानांतर। भारत में सबसे अधिक लोग कार्य करते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, 3 तरह के क्षेत्र होते हैं, ध्यान रखिएगा, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो 68% जो लोग हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करते हैं ना। बड़े धक्के का सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने? ऑप्शन ए आर रोडान ने। ठीक है, चलिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनटीए नेट में भी आए हुए हैं इसमें से कुछ क्वेश्चन, जैसे ये भी आया हुआ है 121 भी। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई 1 जनवरी 1995 को। ठीक है, 1 जनवरी 1995 को सिडबी। ठीक है, तो सिडबी जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। ठीक है, लघु उद्योग संगठनों को वित्त प्रदान करने के लिए, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सिडबी 1990 में 2 अप्रैल। पूंजी आवश्यक तत्व है लेकिन विकास के लिए एकमात्र निर्धारक नहीं है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आर नकर्स का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति का अस्त्र नहीं है? सरकारी व्यय। फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत में यदि मुद्रा पूर्ति को दोगुना कर दिया जाए तो कीमत स्तर होगा, तो वो भी दुगना होगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, चाकू की नोक संतुलन संबंधित है किस अर्थशास्त्र से? सॉरी, किस अर्थशास्त्री से? वो वर्ड मिसिंग है, तो वो है हेरट से। ठीक है, चलिए व्यूअर्स, ये मैंने कोशिश करी है, आपको एक स्टार्ट किया है आप लोगों के कहने पर। तो इसमें ये 2013 का मैंने अभी सबसे पहले क्वेश्चन पेपर किया है, और भी मेरे पास अवेलेबल हैं। तो जैसे जैसे मैं तैयार करता जाऊँगा कोशिश करूँगा कि एक क्वेश्चन पेपर आपसे हर 1 या 2 दिन बाद डिस्कस करता रहूँगा, क्योंकि मेरे को कॉमर्स के भी करने हैं और इकोनॉमिक्स से भी करने हैं। ठीक है, और जो हिस्ट्री या हिंदी से रिलेटेड हैं तो वो भी काफ़ी सारे टीचर्स या स्टूडेंट मेरे साथ अटैच हैं, तो वो भी मैं करता रहूँगा। तो इसकी मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊँगा। ठीक है, पीजीटी की अलग बनाऊँगा और टीजीटी की अलग बनाऊँगा, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। हर एक प्लेलिस्ट में आपको पीजीटी की अलग होगी और टीजीटी की अलग होगी, कॉमर्स की अलग होगी, इकोनॉमिक्स की अलग होगी, हिंदी की अलग होगी, हिस्ट्री की अलग होगी। ठीक है व्यूअर्स, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में बता दीजिएगा मेरा चैनल नेम स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, ताकि वो लोग भी बेनिफिट ले सके। थैंक यू व्यूअर्स।